So after understanding about the functioning of potentiometer to measure potential drop across a part of electric circuit, to compare EMFs of two cells, and to find internal resistance, we are almost ready to do questions based upon potentiometer. एक important use और आता है, वो use basically to find the unknown resistance है, जो कि NCERT का last solved example है. फंडा बेसिकली क्या है उसके अंदर कि दो रेजिस्टेंसेस लेते हैं हम लोग, पैरेलल में लगा देते हैं. एक बार एक रेजिस्टेंस को सर्किट में रखते हैं, एक बार दूसरे को रखते हैं, और उनसे सेम करंट फ्लो करना चाहिए, राइट. तो दोनों के लिए आप बैलेंस लेंथ मेजर कर लेते हैं, L1 L2, तो सीधा R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2 होता है. तो उसमें रेजिस्टेंस कंपेयर हो जाए. तो सर्किट भी बना लिया जाए, लिखे जरा. टू कंपेयर रेजिस्टेंसेस, टू कंपेयर रेजिस्टेंसेस, आप रेजिस्टेंसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं. तो आप समझते हैं प्राइमरी सर्किट में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, दैट इज गोना रिमेन सेम. Our primary circuit remains still the same. ये बनाया. देखिए वापस से, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, सेल ऑफ ईएमएफ ई शो किया आपने, रेजिस्टेंस और की. जिन दो रेजिस्टेंसेस को आप कंपेयर करना चाहते हो उन्हें यहाँ पे यूज करो. रेजिस्टेंस 1, राइट. मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है करने की. एक तो सर्किट ऐसे बन सकता है कि आप R1 जो कंसिडर कर रहे हैं उसके साथ ही यहाँ सीरीज में आप R2 लगा लें. मैं दो तरीके से सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको. और इधर एक सेल यूज कर दें, उस सेल के थ्रू यहाँ से करंट फ्लो करता रहेगा इस वाले सर्किट के अंदर, ठीक है, वो हमेशा करता रहेगा. फिर आप क्या करें, एक बार गैल्वेनोमीटर को यहाँ से अटैच कर दें, सेंटर से यहाँ से अटैच करें और लेंथ मेजर करें. ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर की नल डिफ्लेक्शन देखनी है हम लोगों ने. जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो आप समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, तो ऊपर से यहाँ से कोई करंट आ जा नहीं रहा होगा. तो उस केस में करंट सिर्फ इसी लोअर सर्किट में ही फ्लो कर रहा होगा, इधर ही फ्लो कर रहा होगा, ठीक है. तो इधर फ्लो करने वाला करंट सपोज आई है, तो इस बार जो लेंथ मिलेगी वो आपको R1 की वजह से मिलेगी. R1 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, L1 मिल जाएगा. तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि R1 के कोरिस्पॉन्डिंग आपको लेंथ मिल गई L1, राइट. अब सेकंड केस में आप क्या करते हो कि गैल्वेनोमीटर को यहाँ से अटैच करते हो और एक नई लेंथ L2 मेजर करते हो. यहाँ तक की लेंथ को मैं बोल देता हूँ L2. फाइन. सपोज द करंट इज I. एक बार ये सर्किट आप कंप्लीट बना लो. ये एनसीईआरटी वाला सर्किट नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बनाया कि सिचुएशन 1 ये होगी और सेकंड में गैल्वेनोमीटर यहाँ पर होगा. दो अलग अलग सिचुएशंस है. क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में नहीं आता, तो इसलिए मैं वो परफेक्ट सर्किट ना बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं. ठीक है, डन. E R T L1 for R1 only and L2 for R1 plus R2 both, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट मेजरमेंट तभी करनी है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन. और बताया कि दो अलग अलग सिचुएशंस है. एक बार फर्स्ट को लेके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक बार सेकंड को लेके एक्सपेरिमेंट करना. ठीक है, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ. लिखिए, when L1 is measured, L1 is measured
क्या मिल रहा है हमें, I इंटू R1 इज प्रोपोर्शनल टू L। पे प्रॉपर अटेंशन। L1 किसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिफाइन की गई है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, ये वाला देखो, I करंट फ्लो कर रहा है तो I इंटू R1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, फिर ऐसे लिख देता हूँ, इन केस ऑफ L2, इन केस ऑफ L2 यानी जब आप L2 मेजर करेंगे तो क्या होगा, L2 जब आप मेजर करेंगे तो दैट इज फॉर बोथ, देखो ध्यान से, यहां से लगाया ना तो दोनों ही सर्किट में आ गए, यानी I इंटू R1 प्लस R2, I इंटू R1 प्लस R2, so I इंटू R1 प्लस R2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, ये बनता है I R1 प्रोपोर्शनल टू L1, I R1 प्लस R2 प्रोपोर्शनल टू L2। इन दोनों का रेशियो कंसिडर कर लेते हैं, तो I कैन यूज hence R1 plus R2 divided by R1 becomes equal to L2 by L। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया, से आई कॉल दिस एज फर्स्ट, दिस एज सेकेंड, सेकेंड को मैंने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला, R1 plus R2 by R1 is equal to L2 by L। मेरा मोटिव क्या फाइंड करना है, या तो R1 by R2 मिल जाए या R2 by R1 मिल जाए, तो आप सोचे इसी को आगे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 1 plus R2 by R1 is equal to L2 by L1। और जहां से आप समझ सकते हैं कि जो R2 by R1 है, दिस बिकम्स इक्वल टू L2 by L1 माइनस 1। बस इसे उठा के सॉल्व कर देंगे क्योंकि L1 L2 आपने मेजर कर रखा है। दैट गिव्स यू अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपैरिजन ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। जो सेकंड वाला है सर्किट, वो जब एनसीईआरटी करेंगे तो उसका लास्ट क्वेश्चन है ही वहां पे साथ साथ निपटा देंगे। ठीक है, बट बेसिक उसमें क्या रहेगा, उसमें R1 और R2 सेपरेटली डील होते हैं, पैरेलल में लगाए होते हैं, तो इसलिए सीधा I R1 इज इक्वल टू L1, I R2 इक्वल टू L2 और R1 by R2 L1 by L2। तो जब आएगा क्वेश्चन तब करेंगे शुरू। ठीक है, देयर आर सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियोमीटर जो हम लोगों को अच्छे से पता होने ही चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कोई रोल प्ले करता है? क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, जो आंसर कर सके वो करना जरा। माय क्वेश्चन इज बैलेंस लेंथ is balance length affected due to change in internal resistance, change in resistance internal resistance of standard cell whose EMF is to be measured, is to be measured। बताएं, जो हम स्टैंडर्ड सेल मेजर, जिसकी ईएमएफ मेजर करनी होती है, कंपेयर करने वाला पोर्शन होता है, अगर हम वो यूज कर रहे हैं, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज इंक्रीज कर जाता है, वुड दैट अफेक्ट द बैलेंस लेंथ? बताएं, एनीबॉडी हु वांट्स टू गिव आंसर कैन रेज हैंड। देखिए ध्यान से, जो स्टैंडर्ड सेल की हम बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि स्टैंडर्ड सेल की ईएमएफ जब आप मेजर कर रहे होंगे तो क्या उसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा या नहीं। आप जानते हैं पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, दैट इज गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगी। तो वो तो तभी होगी ना जब जो सेल वाला पार्ट है, स्टैंडर्ड सेल वाला पार्ट है, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो मैं आंसर लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ देखिए जरा आंसर। नो, इट डजंट अफेक्ट, इट डज नॉट अफेक्ट, it doesn't affect because no current flows through cell
no current flows through cell when balance length is okay. When balance length is okay. ठीक है ना? जब बैलेंस लेंथ ऑब्टेन की जाती है तो उस समय सेल से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल ही खत्म हो जाता है। V जो होता है टर्मिनल पोटेंशियल वो डायरेक्टली ईएमएफ के इक्वल होता है, आप लिखते हैं E माइनस आई आर। तो अगर I होता तब तो कुछ फर्क पड़ने वाला था, पर I तो आपने कितना कर दिया, जीरो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली E के इक्वल है, तो E तो सेम ही रहने वाला है। आई होप ये बात आप सबको समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो मैं एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना सकता हूँ क्विकली, कि जैसे ये तो ड्राइवर सेल होता है, इधर रेजिस्टेंस होता है, ई होती है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ पर जो सेल है इसको मैं स्टैंडर्ड सेल बोल रहा हूँ, और इसके साथ आप लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और फिर बैलेंस लेंथ ऑफ ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे मैं ई डैश आर, तो इस वाले ई की बात हो रही है, ये आर आपने चेंज कर रखा है, सो इट डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट। होप इतना सफिशिएंट है डायग्राम बना के समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ अबाउट ड्राइवर सेल। लिखिए जरा, व्हाट हैपेंस टू द बैलेंस लेंथ, व्हाट हैपेंस टू द बैलेंस लेंथ to the balance length if internal resistance of driver cell increases. What happens to balance length if internal resistance of driver cell increases? So try and come out with some answer. See, this is for everyone to understand. पोटेंशियोमीटर के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उसकी फॉर्म तो आपने कर ली कि भाई E1 by E2 is equal to L1 by L2, राइट? या फिर EMF मेजर करनी होगी तो E is equal to K times L। K कहां से फाइंड आउट होगा, K will be equal to, अब सारी कहानी जो है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया, K पे आके अटक जाती है, तो जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो K पे बेस्ड होंगे। कृपया ध्यान दें और समझें इस बात को कि जब आप ये बैलेंस लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, ध्यान देना, ये बैलेंस लेंथ मेजर कर रहे हो तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू L, एंड ऑब्वियसली दैट बिकम्स इक्वल टू K टाइम्स L। मानते हैं इस बात को, इट बिकम्स इक्वल टू K टाइम्स L। अब इस K टाइम्स L में K है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला कैसे था तुम लोगों ने, ये जो वायर ए बी बनी हुई है, इस वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दी वायर ए बी अपॉन उसकी लेंथ, यही तो किया था। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाला कैसे था, करंट फ्लोइंग इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी, मैं इसको आर ए बी लिख देता हूँ, डिवाइड बाय एल। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीज तो हम टच ही नहीं कर सकते, सेम रहने वाली है ना, तो हम लेंथ को चेंज कर पा रहे हैं, लेंथ जितनी इन्होंने बना के दे दी वो रहेगी, ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी जो है सो रहेगा। आपको मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर ये करंट के ऊपर इफेक्ट देखना होता है। देखो माय डियर, करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ जो ई डैश है दैट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर आप टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे सर्किट का, देखो हमें तो सिर्फ प्राइमरी देखना होता है ना, क्योंकि यहाँ तो नल डिफ्लेक्शन होती है, नल डिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे तो कोई करंट आ जा नहीं रहा होता। देखिए ध्यान से प्लीज, जो बता रहा हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर कोई करंट नहीं आ रहा, सिर्फ इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। उस करंट की वैल्यू कैसे निकाले जाए, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, उसमें अब आपका आर डैश भी रोल प्ले कर रहा है, आर भी रोल प्ले कर रहा है, और आर ए भी रोल प्ले कर रहा है। फिर देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस ये वाला, राइट, इस सेल का रेजिस्टेंस आर डैश, सेल का रेजिस्टेंस आर डैश, ये रेजिस्टेंस और आर ए बी, ये सब मिलके रोल प्ले कर रहे हैं। अब आप आंसर करने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। देखो ध्यान से, हम कह सकते हैं एज इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस, है ना।
अगर करंट डिक्रीज कर गया तो माय डियर के भी डिक्रीज कर गया। अगर के डिक्रीज कर गया तो लेंथ ज्यादा यूज करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस को शो करने के लिए या मेजर करने के लिए। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। तो जिसने नहीं लिखा है कॉपी में वो मेरे साथ साथ ये चीजें लिखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू एल, सो दैट इज इक्वल टू के टाइम्स एल। और के का एक्सप्रेशन होता है वी ए बी बाय कैपिटल एल, जहां पे एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, आई इंटू आर ए बी बाय एल। आई क्या होता है, ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बस इसके बाद तो थ्योरेटिकल लिखना है हम लोगों को। करें शाबाश, इतना मुझे करके बताएं फटाफट, जल्दी करें जल्दी। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो लेट्स राइट द आंसर। मेंशन करें as R dash increases, that is internal resistance increases, comma I decreases, current decrease हो जाएगा। This means potential gradient also decreases। मैं इसी चीज को theoretical form में लिखवा सकता हूँ आपको, आप ये समझिए potential drop per unit length decreases, per unit length decreases। तो जो पोटेंशियल आपको मेजर करना था वो अब ज्यादा लेंथ पर मेजर होगा, क्योंकि एक गिवन लेंथ अब कम मेजरमेंट करने लगी है, पर आपको जो मेजरमेंट करनी थी वो तो सेम थी, सेम पोटेंशियल की थी, इसीलिए लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा यूज होगी। सो पोटेंशियल ड्रॉप पर लेंथ डिक्रीजेस, हेंस एल इंक्रीज। किसी को कोई बात यहाँ पे समझ ना आई हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, आपके सामने है सारे का सारा। इसके क्वेश्चंस आप सीधे फॉर्मूला बेस्ड नहीं कर पाएंगे, आपको पूरे सर्किट को सोचना होगा। इसीलिए मैंने बार बार बोला है कि आपको प्राइमरी सर्किट साफ साफ दिखना चाहिए, उस सर्किट के अंदर ईएमएफ है, उसका रेजिस्टेंस यूज करना पड़ सकता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो सकता है की है, और ए बी है, ए बी का अपना रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट तो चेंज ही नहीं कर रहे हम लोग, बार बार सेम बना रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी के ऊपर डालता हूं जो ऊपर बना हुआ है डायग्राम। सपोज ये इसका पार्ट 1 था, पार्ट 1। अब मैं पार्ट 2 बना लेता हूँ, पार्ट 2 भी यही लिख देता हूँ, क्या फर्क है, ग्रीन से मेंशन करता हूँ, पार्ट 2 है। फिर से आपको यही चीज बतानी है कि बैलेंस लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं आर को वेरिएबल बना दूं। देखो, इफ आर इंक्रीजेस, अब बताएं व्हाट हैपेंस टू द बैलेंस लेंथ इफ, पहले तो था क्या कि इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज, एक पार्ट में आपने अंडरस्टैंड किया इंटरनल रेजिस्टेंस, और अब सेकंड पार्ट में किसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैपिटल आर। तो आई होप अब तो आप फटाफट आंसर कर पाएंगे। अगर कैपिटल आर इंक्रीज कर जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू द बैलेंस लेंथ, कम ऑन रेज हैंड। सो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई कैपिटल आर अगर इंक्रीज करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हम देख सकते हैं as capital R increases we can see current decreases, और करंट डिक्रीज कर गया तो K डिक्रीज करेगा। ये सीक्वेंस बहुत स्ट्रांग बना लो अपना कि इनमें से कुछ भी इंक्रीज करेगा तो I डिक्रीज कर जाएगा, I डिक्रीज करेगा तो K, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। एक गिवन लेंथ पे पोटेंशियल कम मिलेगा तो गिवन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आपको बड़ी लेंथ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपने समझ लिया। इसके बाद मैं क्वेश्चन और डाल रहा हूँ, ये जो R आपने बनाया था ये सपोज करो एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी आप जानते हैं क्या होता है, तो जैसे आप की को स्विच ऑन करते हैं t is equal to 0, then you have to explain what happens to the balance with increase in time। yes अंकिता, आप आंसर करना चाह रहे थे। So with increase in time, the current will flow through the resistance and the temperature will increase, which will lead to the decrease in resistivity and hence decrease in resistance. Very good. So with decreasing resistance, current and hence K will increase, due to which length will decrease. Excellent, excellent explanation. Clap from my side. तो बाकी लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है तनिषा, ये सेम आंसर आना है।
तो बाकी भी ध्यान से देखें, यहाँ पर सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी यूज कर ली गई। क्या प्रॉपर्टी? कि भाई सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। सो लेट अस राइट डाउन द आंसर। लिखिए, एज करंट फ्लोज थ्रू सेमीकंडक्टर, as current flows through semiconductor, temperature increases, and hence its resistance offered decreases. ठीक है, तो लिख दीजिए, this increases current, and hence potential drop per unit length also increases, and hence potential drop per unit length increases. पर यूनिट लेंथ को बोलते क्या बेसिकली? के। तो आप साथ में ऐसे करके के लिख देना। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ दैट इज के इंक्रीजेस। ठीक है, फिर एज V इज इक्वल टू के टाइम्स एल, तो भाई के इंक्रीजेस सो लेंथ डिक्रीजेस। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। तो ये वाली कहानी है। पोटेंशियोमीटर मुश्किल चीज नहीं है, पोटेंशियोमीटर अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। अगर आप ठीक से करोगे, सर्किट को कभी भी दिमाग से बाहर नहीं जाने दोगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस बच्चे ने सोचा कि भाई 3 फॉर्मूले हैं बस उसी का क्वेश्चन आएगा, वो फंसेगा इसके अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वन लास्ट टाइम, काइंडली पे प्रॉपर अटेंशन व्हाइल आई एम टीचिंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हियर, कि सोचना कैसे। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम रह गई हो इसके अंदर तो पूछ सकता है दोबारा से, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, राइट है। अब मैं अपनी तरफ से एक आध छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के आपको देता हूँ, करें वो मुझे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेल बनाया और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, और की है, और ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर वायर बना दी, और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेल है जिसकी EMF मेजर करनी है, और उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पर इंटर रेजिस्टेंस शो किया जा सकता है, आप जानते हैं इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जो सेल यहाँ पे लगा रखा है मैंने, ये 5 वोल्ट का है। ठीक है, दिस इज ऑफ 5 वोल्ट। की ऑन कर दिए, की इज स्विच्ड ऑन। तो ये जो सेल है, अगर ये सेल 2 वोल्ट का होगा, अगर ये 2 वोल्ट का होगा, तो बैलेंस लेंथ कितनी होगी? व्हाट विल बी दी बैलेंस लेंथ? एल कितना होगा? ये क्वेश्चन है। कुछ चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल 5 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं हम लोग, सपोज 10 ओम है। ठीक है, ज्यादा करता हूँ इसको, 10 ओम की बजाय इसको कर देता हूँ 190 ओम। दिस इज 190 ओम, और ये जो ए से बी तक का रेजिस्टेंस है RAB, ये सपोज करो है 10 ओम। ठीक है, अब आप बता सकते हैं आराम से कि बैलेंस लेंथ कितनी आएगी। कम ऑन, बी क्विक। Cell of EMF 5 volt is used as driver cell, negligible internal resistance. A resistance 190 ohm is used in series. Then there is a key which is switched on. A से B तक की जो resistance है that is 10 ohm, and you have to find the balance length for this 2 volt. आप चाहे तो हम length consider कर सकते हैं। Length of the wire is say 1 meter, 100 centimeter, that is 1 meter. Solve करके hand raise करें।